आखिरकार वही हुआ जो ब्रिटेन ने सोचा था। भारतीय जवानों की इस दूसरी बटालियन ने बगदाद को जीत लिया। दिसंबर 9, 1917 के दिन जेरूसलम को भी जीत लिया। ऑटोमन एम्पायर ने तब ये सोचा कि अगर वो इस सुएज नहर को अपने ताबे में ले लेता है तो ब्रिटिशरों का भारत के साथ संपर्क ही टूट जाएगा। और इस तरह दो मोर्चों पर ब्रिटिश हिंद फौज ने ऑटोमन एम्पायर को शिकस्त दी। भारत पाकिस्तान के वॉर के दरमियान लीबिया के सरमुख हत्यार कर्नल गद्दाफी ने पाकिस्तान का साथ देते हुए ये कहा कि सभी इस्लामिक कंट्रीज को भारत के पेट्रोल के सप्लाई को रोक देना चाहिए। और उस वक्त सद्दाम हुसैन ने बीच रास्ते से यानी कि बीच दरिये से अपने जो तेल के जहाज जा रहे थे उन्हें सीधा यू टर्न देते हुए भारत की ओर रवाना किया, हमें युद्ध में सहायता देने के लिए। हालांकि इराक, ईरान और पैलेस्टाइन और इजराइल को एक देश के रूप में ऑटोमन एम्पायर से स्वतंत्र करवाने के लिए भारतीय लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। अक्टूबर का महीना था, वर्ष था 1914 का। मुंबई के बंदरगाह से एक साथ 65 समुद्री जहाज, हजारों भारतीय सिपाही और कुछ घोड़ों को लेकर इराक की ओर रवाना हुए। परिस्थिति बहुत नाजुक थी। नहीं, भारत के लिए नहीं, भारत को दशकों से अपनी कॉलोनी बनाने वाले अंग्रेजों के लिए नाजुक थी। उस समय यूरोप में घमासान प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और यूरोप के बाहर ये विश्व युद्ध ना फैल जाए उसकी ब्रिटिश सरकार को चिंता थी। भारत जैसे कई सारे देश उसकी कॉलोनीज हुआ करते थे और ब्रिटेन के लिए उस समय इन सभी देशों को या इन सभी कॉलोनी को विश्व युद्ध में दुश्मन देशों से बचा पाना आसान बात नहीं थी। आखिरकार वही हुआ जो ब्रिटेन ने सोचा था। तुर्की, जो उस समय ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, उसने जर्मनी के सम्राट केजर के साथ रहकर युद्ध लड़ने का तय किया और उसका पहला निशाना ब्रिटिश सरकार के ताबे के नीचे आने वाली सुएज नहर थी। जी हाँ, सुएज कैनाल, जो आज मिस्र और इजराइल के बीच में है और आज भी ट्रैफिक का बड़ा नियमन करती है। इस सुएज कैनाल पर उस समय ब्रिटिश राज की हुकूमत थी और तुर्की का ऑटोमन एम्पायर इस सुएज कैनाल को हथिया लेना चाहता था, क्योंकि उस समय ब्रिटेन से भारत आने जाने के लिए, और ना सिर्फ भारत लेकिन अग्नि एशिया और ईस्टर्न अफ्रीका में अंग्रेजों की जितनी भी कॉलोनीज थी, वहां आने जाने के लिए यही सुएज नहर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि इंग्लैंड से एशिया और एशिया से इंग्लैंड आने जाने वाले जहाज इसी सुएज कैनाल से आते जाते थे। ऑटोमन एम्पायर ने तब ये सोचा कि अगर वो इस सुएज नहर को अपने ताबे में ले लेता है तो ब्रिटिशरों का भारत के साथ पूरे साउथ एशिया जैसे कि शिलोंग यानी कि श्रीलंका, ब्रह्मदेश, मलय, हांगकांग और पूर्व अफ्रीका से संपर्क ही टूट जाएगा। और अगर ऐसा हो जाए तो इसके बाद ऑटोमन एम्पायर छेक भारत तक अपना विस्तार फैलाना चाहता था। हालांकि उस समय यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान ही ये ऑटोमन एम्पायर ईस्टर्न रीजन में पूरे इराक और ईरान तक भी फैला हुआ था और उनकी महत्ता भारत को पाने की थी। अब इस हालात में ब्रिटिशरों की दो योजनाएं थी। एक तो ऑटोमन एम्पायर के लश्कर को सुएज नहर तक आने से रोकना और दूसरी योजना ये थी कि ऑटोमन एम्पायर के ताबे के नीचे जो इराक था, यानी कि उस समय के नाम से अगर जाने तो जो मेसोपोटामिया था, उसे ऑटोमन एम्पायर से आजाद करवाना और वहां पर अरबों के सरदार के रूप में जाने जाने वाले अमीर फैजल को राजा के रूप में वहां बैठा देना, ताकि वो पूरा प्रदेश बफर जोन बन जाए और ऑटोमन एम्पायर का लश्कर कभी वो क्रॉस ना कर पाए। अब यहाँ पर ईरान की बात करें, यानी कि उस समय के पर्शिया की, तो इस पर्शिया को अंग्रेज हड़प लेना चाहते थे। अब वेट, इस इराक को तो बफर जोन बनाना समझ सकते हैं, लेकिन ईरान में अंग्रेजों का क्या स्वार्थ था? तो दोस्तों, ये जो ईरान है वहां पर अंग्रेजों का स्वार्थ तेल के कुएं थे। हालांकि उस समय तेल के कुएं के बहुत ही लिमिटेड कम भंडार ईरान में मिल पाए थे, पर दूसरी तरफ देखें तो मोटर कार, एरोप्लेन, डीजल इंजन, स्टीम इंजन, इन सब का भी अभी विकास हो रहा था। और इस हालात में अंग्रेज ये जानते थे कि तेल ही भविष्य का सोना बनने वाला है और इस हालात में ईरान के तेल के कुएं ब्रिटिशरों के लिए जीवन दोरी के समान थे। वहां ऑटोमन एम्पायर यानी कि तुर्की के पास करीब 30 लाख सैनिकों का सैन्य था और अगर तेल के कुएं उसे चाहिए तो अपने सैन्य को भेजकर ईरान को कंट्रोल में कर देना उसके लिए सिर्फ आधे दिन की बात थी। और जब तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तुर्की कभी भी पूरे ईरान को अपने कंट्रोल में ले सकता था और उसके साथ उन तेल के कुएं को भी। और अंग्रेजों के इस डर को खत्म करने का बस एक ही उपाय था कि तुर्की के सैन्य को मेसोपोटामिया से बाहर यानी कि इराक के ही बाहर खदेड़ देना चाहिए। और इवेंचुअली अंग्रेजों ने यही किया।
अंग्रेजों ने उन्हें खदेड़ने के लिए अपना सैन्य भेजा और मेसोपोटामिया से तुर्की को खदेड़ने का ये भगीरथ कार्य भारतीय जवान करने वाले थे। जी हाँ, अंग्रेजों ने सैन्य भारत से भेजा था। अब कुछ दिन बाद भारत के मुंबई से हमारी बटालियन कुवैत पहुंचती है। कुवैत साल 1899 से अंग्रेजों के ताबे के नीचे था और इसलिए जंगी आक्रमण को शुरू करने से पहले हमारे सैन्य को पहले कुवैत में ठहराया गया। ऑटोमन एम्पायर पर चढ़ाई करने वाले हमारे सैनिकों की संख्या थी 49,200, जिसमें से करीब 8,000 ही ब्रिटिश सैनिक थे और बाकी के 41,000 से ज्यादा भारतीय जवान थे। खैर, इतिहास ही नहीं लेकिन भूगोल भी बदलने वाले इस जंगी युद्ध के लिए ये करीब 50,000 सैनिक आगे बढ़े और जितने सैनिक थे उतने तो घोड़े नहीं थे, इसलिए बारी बारी से एक के बाद एक सैनिक घुड़सवारी करते थे और आगे बढ़ते थे। इनका प्रथम लक्ष्य यूफ्रेटिस और टाइग्रिस नदी का जहां संगम होता है वो बसरा शहर था और उसके बाद ये लोग बगदाद पर हल्ला बोलने वाले थे। बगदाद को हासिल करने के बाद बारी थी उत्तर में आए हुए मोसुल की और उसके बाद हमारे सैनिक दमास्कस पहुंचने वाले थे और उसके बाद सर करना था जेरूसलेम। और जेरूसलेम को जीत लेने के बाद अंग्रेजों की मंशा थी कि जेरूसलेम के ही आसपास एक इराक के जैसा ही देश बना दिया जाए, जिससे ऑटोमन यानी कि तुर्की भविष्य में भी कभी ब्रिटिशरों की मालकियत के नीचे आई सुएज कैनाल तक ना पहुंच पाए। और इस नए संभवित राष्ट्र का नाम भी ब्रिटिशरों ने सोच रखा था, जो था इजराइल। ब्रिटिशरों की इस गंदी राज रमत का शॉर्ट आंसर ये कि वो अपने राजकीय और आर्थिक हितों को सुरक्षित करने के लिए मेसोपोटामिया की प्राचीन भूमि पर इराक नाम का एक राष्ट्र बनाना चाहते थे। अब मेसोपोटामिया यानी कि इराक की बात करें तो वहां की प्रजा करीब 400 सालों से ऑटोमन एम्पायर के ताबे के नीचे थी और ऑटोमन के तुर्की सुल्तान उन पर बहुत जुल्म भी करते थे। और इसलिए जब जॉन निक्सन का भेजा हुआ हमारा सैन्य वहां पर पहुंचा तो वहां के लोगों ने हमारे सैन्य को पड़कार देने के बजाय उनका स्वागत किया और वहां की प्रजा ने हमारे सैन्य को शुभेच्छा संदेश भी भेजे। इसके बाद 10 नवंबर साल 1914 के दिन भारतीय सैन्य बसरा पहुंचे। उससे पहले तो तुर्की की आर्मी के ही 2 डिवीजन हमारे सैन्य का प्रतिकार करने के लिए वहां पहुंच गए। उनके पास बंदूकें थी, मशीन गन थी और मोबाइल टैंक्स भी थी। यहाँ हमारे सैन्य की बात करें तो जिसे असरकारक कह सके और थोड़े बहुत आधुनिक ऐसे शस्त्र वाइसरॉय ने सिर्फ अंग्रेज सैनिकों को ही दिए थे, जबकि बाकी के हजारों भारतीय सैनिकों को शॉर्ट रेंज की बंदूकें दी गई थी, कुछ को बोल्ट एक्शन राइफल दी गई थी और कुछ को तो सिर्फ पिस्तौलें दी गई थी। और जहां युद्ध की बात हो रही हो तब पिस्तौल तो आत्मरक्षा करने के लिए भी काम की नहीं है, तो भला आक्रमण तो कैसे कर सकती है। फिर भी बसरा के दक्षिण प्रांत में हमारा सैन्य पहुंचा और वहां तुर्की के ऑटोमन एम्पायर के सैनिकों के साथ करीब 1 सप्ताह तक युद्ध चला, जिस युद्ध में हजारों भारतीय सैनिक मारे गए क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट हथियार ही नहीं थे। लेकिन ऐसे हालात में भी हमारे सैनिकों ने 21 नवंबर साल 1914 के दिन बसरा को जीत लिया। आधुनिक युद्ध की व्यूहात्मक जानकारी न रखने वाले और आधुनिक हथियार भी जिनके पास नहीं थे, ऐसे भारतीय सैनिकों ने अपने जान दांव पे लगाकर जो ये युद्ध जीता वो उनकी बहुत बड़ी सिद्धि थी। हालांकि ये सिद्धि उन्हें महंगी भी पड़ी। कई सारे भारतीय जवान इसमें मारे गए, लेकिन अंग्रेजों के मन उनकी कोई कीमत नहीं थी। इस लड़ाई की गतिविधि को देखने के लिए ब्रिटिश हिंद सरकार के वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिज ने मेसोपोटामिया की शॉर्ट मुलाकात ली थी और इस टूंकी मुलाकात में भी इस अंग्रेज वाइसरॉय ने अपने घिसे हुए दिमाग का घिसा हुआ उपयोग कर ही लिया। उसने सिर्फ नक्शे को देखकर कहा कि आगे के 2 और शहर जीत लो। कहा तो ऐसे जैसे खेत में जाकर बैंगन मूली को तोड़ के आना हो। हार्डिज को व्यूहात्मक रणनीति का कुछ भी पता नहीं था और अभी अभी भारतीय जवानों ने बसरा जीता था, फिर भी कोई ब्रेक के बिना, कोई रणनीति बनाए बिना सीधे आगे कुछ करने का बोल दिया। खैर उसे क्या फर्क पड़ता था, हजारों की संख्या में सबसे अधिक जवान तो भारत के थे और फ्रंट लाइन में भी वो ही लड़ रहे थे। मरते तो हमारे मरते, अंग्रेजों का क्या जाता। इसलिए उसने तो बोल दिया कि खेत में जाओ और गाजल मूली तोड़ के आओ। और उससे भी गया गुजरा तो उस वक्त ब्रिटिश सेनापति था, जिसने उसकी इस सलाह को अमल में रख दिया। और इसके बाद शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा रहा। बसरा के आगे भारतीय सेना ने सबसे पहले तो टाइग्रिस नदी के किनारे पर बसा शहर अमरा जीत लिया।
लेकिन वहाँ पर शस्त्रों की कमी पड़ गई और वहाँ पर रात्रि के समय तापमान बहुत ही नीचे चला जाता था। खाद्य खुराक भी कम पड़ने लगा और इजाग्रस्त सैनिकों के लिए डॉक्टर की टीम की भी इन अंग्रेजों ने कोई व्यवस्था नहीं की थी। खैर, कुत अल अमरा को जीतने के बाद तुरंत हमारे लश्कर को यह आदेश दे दिया गया कि वो आगे बढ़े और बगदाद को जीत लाए। लश्कर बगदाद की तरफ भी बढ़ा, लेकिन बगदाद की सीमा से 28 किलोमीटर पहले तुर्की के सैन्य के साथ भीषण लड़ाई हुई और जब हमारे सैनिक उन्हें टक्कर दे रहे थे तो तुरंत ही बगदाद से तुर्की के 2 और डिवीजन निकल पड़े और सीधे युद्ध के मैदान में आ गए। सामने दुश्मन बहुत ही ज्यादा थे, ऊपर से लेटेस्ट हथियारों से लैस। और यहाँ पर हमारी सेना का हाल तो खैर मैंने पहले ही बता दिया। 22 नवंबर 1915 में हुई इस जंग में हमारे देश के करीब 4000 से ज्यादा इंडियन सोल्जर मारे गए और करीब 300 ब्रिटिश सैनिक मारे गए। सामने भी अराजकता इतनी ही हुई, लेकिन हम बगदाद को जीत नहीं पाए। अंग्रेज मेजर कुछ किलोमीटर पीछे चला गया, यानी कि फिर से अपने सैन्य को लेकर कुत अल अमरा चला गया। उस समय भारतीय जवान आगे जाने के लिए तैयार थे, लेकिन क्योंकि 300 से ज्यादा ब्रिटिश सैनिक मारे गए थे, इसलिए अंग्रेज मेजर आगे जोखम खेलने के लिए तैयार नहीं था। अमरा पहुंचते ही एक और समस्या आन पड़ी। पीने के लिए पानी भी नहीं था। सैनिकों ने छोटे छोटे खड्डे और नालों से पानी पिया, ऊपर से खाद्य खुराक की प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी हमारे सैनिक जैसे तैसे अमरा में रुके और कुछ दिन निकाले। अब इसके बीच ऑटोमन एम्पायर के सैनिकों की बहुत ही बड़ी डिवीजन अमरा के आसपास आ खड़ी हुई। हालांकि उन्होंने लड़ने की तस्ती नहीं ली। वो चाहते थे कि हमारे सैनिकों की खाद्य खुराक खत्म हो जाए। जब तक हमारे सैनिक भूखे मरते रहे, लड़ने की क्या आवश्यकता। अब परिस्थिति ये थी कि हमारे सोल्जर जो इंडियन आर्मी थी वो अमरा शहर में ऑटोमन एम्पायर के लश्कर के बीच चारों ओर से घिरी हुई थी। कुत अल अमरा की बात करें तो इस गांव में करीब 6000 अरबों की बस्ती थी, लेकिन उनसे तो कई गुना ज्यादा हमारे सैनिक थे। अब खाना उन रहीशों को खिलाया जाए या सैनिक खाए, ये ही बड़ा प्रश्न था। ऊपर से खाना भी ज्यादा नहीं था। और ऐसे धीरे धीरे 3 सप्ताह बीत गए। जब खाने की चीजें पूरे तरीके से खत्म हो गई तो अंग्रेज अफसर अपने साथ ले गए घोड़ों को मारकर खाने लगे। ब्रिटिश सैनिकों को शुरुआत में तो थोड़ी खचकाट हुई, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को बचाने के लिए घोड़ों का मांस खाना शुरू कर दिया। हालांकि भारतीय सैनिक खुराक के रूप में घोड़ों को अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। हमारी उस बटालियन में ज्यादातर उत्तर प्रदेश के, बिहार के, राजस्थान और गुजरात से राजपूत और मराठा थे और ये लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं से बिल्कुल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। इस लश्कर में मूल भारतीय कुछ मुसलमान भी थे और वो भी घोड़ों को खाना नहीं चाहते थे, जिस वजह से कुछ दिन और गुजरे और विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी की महामारी फैलने लगी और सैनिकों का मृत्यु आंक रोज रोज बढ़ने लगा। दिसंबर साल 1915 से जनवरी, फरवरी और मार्च 1916 तक तो रोज के ऑन एवरेज 6 ब्रिटिश सैनिक और करीब 25 भारतीय सैनिक मर चुके थे। ये रोज के ऑन एवरेज बता रहा हूँ, आप 4 महीनों का टोटल हिसाब लगा सकते हैं। और ऐसे आखिरकार 143 दिन शारीरिक और मानसिक यातनाएं भुगतने के बाद 29 अप्रैल साल 1916 के दिन ब्रिटिश मेजर ने तुर्की सैन्य के सामने हार स्वीकार करी। इस पूरी घटना के करीब 7-8 महीने बाद भारत से 2 और डिवीजन बसरा पहुंची। समय था दिसंबर साल 1916 का और इस मिशन का नेतृत्व जनरल फेडरिक नाम का सेनापति करने वाला था। और ये सेनापति ब्रिटिश पूर्व सेनापति की तरह सीधा अपनी मंजिल तक अपने सैन्य को नहीं पहुंचाया, लेकिन सब्र और समझ से काम लेते हुए वह धीरे धीरे शहरों को जीतता गया और अपने सैन्य को पूरा आराम देने के बाद आगे कुछ करता गया। मुंबई से रवाना हुई इस दूसरी बटालियन में भी भारत के सैनिक बहुत ज्यादा थे और अंग्रेज कम। और ऐसे धीरे धीरे आगे कुछ करने के बाद ठीक 3 महीने के बाद भारतीय जवानों की इस दूसरी बटालियन ने बगदाद को जीत लिया। दिन था 11 मार्च साल 1917। इस दिन भारतीय जवानों की, जिनके साथ कुछ अंग्रेज अमलदार भी थे, उनकी सेना बगदाद में पहुंची। उस तरफ सुएज नहर के उस ओर यानी कि जेरूसलम से आगे करीब 12,000 भारतीय जवान और 4,000 ब्रिटिश सैनिक वाली एक और बटालियन दूसरे मोर्चे से ऑटोमन एम्पायर के साथ लड़ रही थी और उस बटालियन ने दिसंबर 9, 1917 के दिन जेरूसलम को भी जीत लिया। और इस तरह 2-2 मोर्चों पर ब्रिटिश हिंद फौज ने ऑटोमन एम्पायर को शिकस्त दी और वो भी हजारों भारतीय जवानों के भोग पर। और इस विजय के बाद पवित्र जेरूसलम के साथ पूरा पैलेस्टाइन भी ब्रिटिशरों के कब्जे में आ गया।
और उस तरफ ईरान के कुछ प्रदेश और पूरे के पूरे इराक को भी यानी कि मेसोपोटामिया को भी ऑटोमन एम्पायर से आजादी दिलवाई गई। मेसोपोटामिया के लोग यानी कि इराक के लोग करीब 400 सालों से ऑटोमन एम्पायर के तलवे के नीचे जी रहे थे, जो अब इराक के नाम का एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। और इस स्वतंत्र इराक का सर्जन गुलाम भारत के करीब 29,000 सैनिकों के बलिदान पे हुआ और इनके ही बदौलत अमीर फैजल इराक के राजा बन गए और उससे करीब 6 दशकों के बाद सद्दाम हुसैन वहां के राजकर्ता बने। और इसके लिए ईरान, इराक, इजराइल और पैलेस्टाइन और उसके साथ अंग्रेजों को भी भारत का कर्जदार होना चाहिए। लेकिन किसी का एहसान याद रखना राजकर्ताओं की आदत नहीं है। पर फिर भी सद्दाम हुसैन के लिए इतना कह सकते हैं कि भारतीय सैनिकों का ये बलिदान वो भूले नहीं थे। आपको बता दें कि सद्दाम हुसैन ने अपने बड़े बेटे का नाम भारत से प्रेरित होकर ही उदय रखा था और 1971 में भारत पाकिस्तान के वॉर के दरमियान लीबिया के सरमुख हत्यार कर्नल गद्दाफी ने पाकिस्तान का साथ देते हुए ये कहा कि सभी इस्लामिक कंट्रीज को भारत के पेट्रोल के सप्लाई को रोक देना चाहिए। और उस वक्त इंदिरा गांधी के एक फोन कॉल पर सद्दाम हुसैन ने बीच रास्ते से यानी कि बीच दरिये से अपने जो तेल के जहाज जा रहे थे उन्हें सीधा यू टर्न देते हुए भारत की ओर रवाना किया और भारत के मुंबई में उन्होंने अपने देश का तेल भेजा हमें युद्ध में सहायता देने के लिए। और इस मामले में सद्दाम हुसैन ने कम से कम उनके देश के लिए भारतीय सैनिकों ने दिए अपने बलिदान का मान तो रखा। हालांकि इराक, ईरान और पैलेस्टाइन और इजराइल को एक देश के रूप में ऑटोमन एम्पायर से स्वतंत्र करवाने के लिए भारतीय लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। और सोचिए दोस्तों, ऐसा भी एक इतिहास था। तो दोस्तों, मैं हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्थी और ज्ञान से भरे एक चैनल टेक्नोलॉजी पर। आज के इस वीडियो में इतना ही। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको अच्छे लगते हो और अगर आप भी नॉलेज सीकर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को हो सके उतना शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और इसे लाइक करें। अपने कोई सुझाव या क्वेश्चन है तो कमेंट्स करें और बने रहे द नॉलेज के साथ। आगे मिलूंगा ऐसे ही एक डिटेल वीडियो के साथ। आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।